अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वहां पर उनकी चंद अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं और जराए का यह दावा है कि 17 या 18 अक्टूबर को वो दुबई पहुंचेंगे। दुबई में भी उनकी कुछ मुलाकातें होंगी और फिर अपने साथियों और चंद सहाफियों के हमरा वो दुबई से पाकिस्तान के लिए सफर करेंगे। अब एक अखबार ने यह भी दावा किया है और कुछ सहाफती हलकों में यह भी खबर जेर गर्दिश है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर से पहले 20 या 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद में लैंड करेंगे और एक अखबार ने उनकी इस लैंडिंग को टेक्निकल लैंडिंग का नाम दिया है। इससे यह सवालात जन्म लेते हैं कि क्या इस्लामाबाद में उनकी अहम मुलाकातें होंगी। पूरे 4 साल के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। यूं तो अदालत की जानिब से उन्हें 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था कि वो 4 हफ्तों में अपना इलाज मुआलजा करवा लें और फिर वतन वापस आएं, लेकिन 4 साल वो मुल्क से बाहर रहे। इस 4 साल के अरसे में मुस्लिम लीग नवाज पर कई उतार चढ़ाव आए। उनके भाई 16 महीने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे और नून लीग के लिए हालात साजगार भी रहे, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल पाकिस्तान वापस नहीं लौटे। अब इस्लामाबाद क्या वाकई उनकी लैंडिंग है और क्या किसी डील के तहत वो पाकिस्तान आ रहे हैं? मैं जरा इस केस का पस मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब ये पनामा की एक लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका एंड कंपनी लिमिटेड से पेपर्स लीक हुए थे 3 अप्रैल 2016 को, तो शायद उस वक्त मियां साहब ने यह सोचा भी नहीं था कि उनकी सियासी किस्मत को इतना धचका लगेगा। तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेजात पर मबनी लीक्स में दुनिया भर बशमूल पाकिस्तान के दौलतमंदों और ताकतवरों की जानिब से 2,14,488 ऑफशोर कंपनियों के जरिए छुपाए गए असासों के बारे में हैरान कुन इंकशाफात किए गए थे। अब नवाज शरीफ का नाम बराह रास्त तो नहीं था, मगर उनके 3 बच्चों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद कई कंपनियों का मालिक या उन कंपनियों से मुस्तफीद होता हुआ दिखाया गया था। और सबसे अहम दस्तावेजात थी जिसमें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में उनके खानदानी अपार्टमेंट्स जो 1993 से मुतनाज़ा हैं, उसके अलावा 2 ऑफशोर कंपनियों नेल्सन और नेस्कॉल से मुंसलिक दिखाया गया और फिर उन कंपनियों के मालिक उनके बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज थे और मरियम के भी इन कंपनियों से मुंसलिक होने का इंकशाफ किया गया था, जिसकी मुतअद्दिद मरतबा मरियम नवाज ने जो है वो तरदीद की मीडिया पर आकर भी और अपने जलसों में गुफ्तगू के दौरान भी मरियम नवाज ने इन कंपनियों की या बैरून मुल्क असासों की तरदीद की कि उनकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टीज नहीं, बैरून मुल्क क्या होंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और फैसला यह आया एहतसाब अदालत से कि 10 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज 7 साल, कैप्टन सफदर 1 साल और 1 मिलियन पाउंड जुर्माना होगा, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की जब्तगी होगी। अब ये तमाम तर जो मामलात है, तमाम तर जो सजाएं सुनाई गई थी, अब उन सजाओं की क्या वेटेज है? क्या मियां नवाज शरीफ आकर अब अदालतों में पेश होंगे, कोई हिफाजती जमानत मिलेगी या पूरी जमानत करवाएंगे, या तमाम तर चीज़ों में अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है? हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है इरफान कादिर साहब, साबिक SAPM। प्रोग्राम में सर आपका बहुत शुक्रिया। सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या खबर है सर आपके पास? क्या वाकई पहले इस्लामाबाद में आएंगे, मुलाकात उनकी होगी अहम शख्सियत से? कौन अहम शख्सियत? सर, इस्लामाबाद में कौन अहम शख्सियत हो सकती है? मुझे नहीं पता यार इस बात का, मेरा क्या ताल्लुक है सारी चीजों से। सर, आपको क्या एनालिसिस क्या है आपका? नहीं, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा कि उनकी मुलाकात किससे है किससे नहीं है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। और सर, क्या आपको लगता है कि अब केसेस जो उन पर बनाए गए थे, पैसा हो या आमदन से ज्यादा असासे हो, अब सामना करेंगे उन केसेस का या उनको रिलीफ मिल चुका है? नहीं, वो केसेस जो है उसमें तो अब डेफिनेटली जो उनके खिलाफ अल-अज़ीज़िया का केस है उसमें वो फाइनली उनका एक्विटल हो जाएगा और जब वो आएंगे तो उसमें उनको सेंटेंस सस्पेंड भी हो सकती है, उनको जमानत भी मिल सकती है, उनको प्रोटेक्टिव बेल भी मिल सकती है। तो ये सारे रास्ते उनके लिए ओपन है। जी हाँ, ठीक है। और सर, ये अब जिस तरह से 4 साल वो बैरून मुल्क रहे और 4 हफ्तों का टाइम अदालत से मिला था, अब अगर आकर वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन, सियासी कैंपेन भी इलेक्शन में चलाते हैं, तो ये सिस्टम पर सवालिया निशान है। इस पर तो कमेंट कर सकते हैं ना आप? हाँ, इस पे कर सकता हूँ बिल्कुल। सिस्टम पे कोई सवालिया निशान नहीं है, बल्कि अब ये फैक्ट्स आ चुके हैं कि उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे
उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी एविडेंस आ चुका है, उसमें ये भी आ चुका है कि बहुत सारी जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है पनामा केस में वो गैर कानूनी थी। जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज बनाया गया वो भी सही नहीं था, और मरियम बीबी जो है उसी केस में एक्विट हो चुकी हैं, और उनके खिलाफ जो केस था मरियम बीबी के वही मियां साहब के खिलाफ है, और केस ऑफ नो एविडेंस है। अब नाज़रीन सवाल ये उठाए जा रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ इस हवाले से जो मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी हमारी गुफ्तगू होती है, इस वक्त सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर तो नवाज शरीफ सजा याफ्ता है और नवाज शरीफ अभी आकर अदालतों में पेश होंगे, तो फिर मुस्लिम लीग को किस तरह से फायदा पहुंचा है, और 2024 जनवरी में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिकल कैंपेन किस तरह से वो लीड करेंगे, क्योंकि पहले ही ये पीडीएम का जो इत्तेहाद था जिसकी सरबराही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे थे, उनके भाई हैं और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी, इंतजामी तौर पर भी बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा है। और अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा ना करती तो ये डॉलर को किसी तौर भी रिवर्स गियर नहीं लग सकता था, और डॉलर जो है ये आप 500 रुपए खरीदते और पेट्रोल जो है इसकी कीमत में भी इजाफा होता। तो क्या क्रेडिबिलिटी किस तरह से वो अपनी मेक श्योर करेंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में नाजरीन दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नवीद मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नवीद मलिक साहब, मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की आमद है और 21 अक्टूबर की इत्तलात है कि वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे, इस्लामाबाद में करते हैं या लाहौर में करते हैं, लेकिन एक अजीम शान जलसा होगा और पार्टी इस हवाले से बहुत ज्यादा चार्ज भी है, तमाम तर तैयारियां भी की जा रही हैं। कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, क्या नवाज शरीफ की सियासत को, मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को डायरेक्टली फायदा पहुंच सकता है इससे? लेकिन जो ओवरऑल एक इम्प्रेशन था वो ये था कि शायद जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसकी जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 है, जिसमें जो माजी से इसका इतलाक किया गया कि अपील का हक उन लोगों को भी हासिल होगा जो इस एक्ट के इतलाक से पहले जिनके केसेस आर्टिकल 184(3) के तहत डिसाइड हो चुके हैं। तो वो जो शिक है वो सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी डिक्लेयर कर दी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ के केसेस पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट में जो पनामा केस था उसमें उन्होंने ताहयात नाअहली की थी, मगर बाद अज़ां जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई और उन्होंने कहा कि वो नाअहली मैक्सिमम 5 साल की होगी, तो वो नवाज शरीफ का जो समझे कि जो प्रॉब्लम था या जो इशू था वो सॉल्व हो गया। तो उनको मैं नहीं समझता हूँ कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम है या रुकावट है कि वो आए या इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके या उनके लिए कोई इशू बने। उस हवाले से वो इशू नहीं है। ये ओवरऑल एक इम्प्रेशन था शायद कि शायद ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया ही इसलिए गया है कि शायद नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा दिया जा सके। तो सर, ये जो केसेस थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, पनामा के हो, आमदन से ज्यादा 700 के हो या ये लंदन वाले अपार्टमेंट्स के, अब इनका क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि 4 साल पहले तो तकरीबन 2 साल यही खबरें चलती रही, 2016 से लेकर 18 तक के करप्शन हो गई, 7 साल कैद है, 1 साल उनको है, 7 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को है, और अब अचानक से वो आ रहे भी हैं और आकर इलेक्शन कैंपेन शुरू करने लगे। लेकिन जो उनको जो सजा हुई थी, कन्विक्शन हुई थी ट्रायल कोर्ट से, उसके खिलाफ जो है उन्होंने अपील की थी जो कि हाई कोर्ट में जेर समाअत थी, जिस दौरान वो इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए। 4 हफ्तों के लिए। हाँ, 4 हफ्तों के लिए चले गए, इलाज लंबा हो गया, पर चले वो वापस आ रहे हैं। अब वापस आके ऑफकोर्स अगर एक बंदा अपने मुकदमात की पैरवी करना चाहता है या उसमें पेश होना चाहता है तो उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। नो, इट्स द कोर्ट टू जिन्होंने डिसाइड करना है कि इनको अरेस्ट किया जाए, जेल में रख के ट्रायल किया जाए या इनको बेल दी जाए। ये तो अब मेरा ख्याल है सवाल कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए कि कोर्ट क्या डिसाइड करती हैं। लेकिन वो आके
अपने केसेस अपने अदालतों में सरेंडर करके अपने केसेस की पैरवी करने से तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि वो अपने केसेस की पैरवी ना कर सके। ठीक है सर, निगरान हुकूमत भी ये छोड़ चुकी है कोर्ट्स के ऊपर ही। मुर्तजा सोलंकी साहब जो निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा है कि जिस तरह से अदालतें कहेंगी हम वो करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी ये कहा है कि अगर अदालतें कहती है उनको गिरफ्तार करें तो हम उनको ऑफ कोर्स ये गिरफ्तार काम कर लेंगे। अदालतों का है। देखिए ये काम है ये अदालतों का ना, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो इम्प्रेशन ये है कि पाकिस्तान आते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसमें एक कानूनी रेमडी उनको जो हासिल है कि वो ट्रांजिट बेल या प्रोटेक्टिव बेल अदालतों से हासिल कर सकते हैं। और ये एक जो है, देखिए ये बल्कि एक चेयरमैन पीटीआई के एक केस पे ही ये पहले डिसाइड हो चुका है, उसमें कोई हर्डल नहीं है, उसमें वो मेरिट पे डिसाइड नहीं होती है वो बेल। वो सिर्फ बेल इस हद तक होती है कि मैंने अपने मुकदमे में पेश होना है या मैंने फलानी अदालत के सामने सरेंडर करना है, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मैं उस अदालत में जाके सरेंडर कर सकूं। अब जो रेलेवेंट कोर्ट है उस वहां तक पहुंचने में तो मेरा ख्याल है इनको कोई हर्डल नहीं है। अब जब वहां पे ये अपील हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, तो फिर ये अब उस कोर्ट का फैसला है और ये फैसला भी कोर्ट पे ही छोड़ देना चाहिए कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि क्या इनको ट्रायल इनको जेल में रख के किया जाए या ट्रायल इनको बेल के दौरान किया जाए। अब ये क्वेश्चन तो जाहिर बात है कोर्ट पे, हम पहले कोई उस पे सच कोई ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो केसेस उनके खिलाफ बने हुए हैं वो आपको भी पता है किस टाइप के हैं, सियासी नौयत के हैं, और आई थिंक सो कि उनको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी बेल लेने में या उनको मुकदमात की पैरवी करने में। ठीक है, फैसल चौधरी साहब कानूनी माहिर भी हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अक्टूबर को वापस लौट रहे हैं 4 साल बाद। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, आमदन से ज्यादा असासे और जो दीगर उन पर केसेस हैं, नैब से जो उनके खिलाफ फैसला आया, नैब अदालत से। अब आपका सर इस पर क्या कानूनी राय आप देंगे कि आकर वो अदालतों में आप पेश होंगे या वो उनको रिलीफ मुकम्मल तौर पर मिल चुका है और जो उनके सियासी मुखालिफिन कह रहे हैं कि प्रॉपर डील हो चुकी है, वो प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे? देखिए, कानूनी और आईनी तौर के ऊपर क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो आम एक्यूज से फर्क है। मियां साहब कन्विक्टेड है और अदालतों से सजा याफ्ता है। अब सजा याफ्ता शख्स जो है वो अगर आके आप प्रोटेक्टिव बेल मांगेंगे तो प्रोटेक्टिव बेल जो है उनको देने की जो मुजरम है वो मुल्जमान नहीं, वो मुल्जिम नहीं है। यही फर्क जो है मलहूज़ खातिर रखना है कि अगर तो उनके ऊपर इल्ज़ाम होता है जैसे सलमान शहबाज साहब आए थे तो उनको कोर्ट में सरेंडर करने का मौका दिया गया था। आईनी कानूनी तौर पे तो उनकी गिरफ्तारी होनी है। अब अगर वो गिरफ्तारी नहीं होती या उसमें कोई ऐसी बात उनको रिलैक्सेशन दी जाती है तो फिर ये रिलैक्सेशन जो है आपको बहुत सारे दूसरे मुकदमात में भी देनी पड़ेगी, दूसरे लोगों को भी देनी पड़ेगी। पहले मियां साहब का जो 19 नवंबर को वो गए थे 4 साल पहले, तो 4 साल मीर साहब ये बाहर रहे हैं, इसने वो सजा के सर जो वैसे तो नहीं ऐड होंगे, ज़ाहिर उन्होंने सजा नहीं की है। वो तो सजा जो है उनकी 4 साल जो बाहर गुजारे वो कैद में तो नहीं गुजारे, वो तो एक फ्री आदमी थे। तो कैद तो जो होती है वो तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो काउंट की जाती है, तो वो तो शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये भी बात उसके एक फैक्ट है कि शरीफ खानदान को हमेशा ऐसा रिलीफ मिला है अदालतों से कि जो पहले किसी और को नहीं मिला, चाहे वो उनका 10 साल 11 साल 7 साल बाद उनका रिव्यू मंजूर हो जाए या उनके पहले जो मामला हुदैबिया में जैसे मामलात हुए थे। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो रिकॉर्ड पे है कि मेयर साहबान को कोर्ट जो है हमेशा अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ देती हैं और अभी भी वो आएंगे तो आई थिंक रिलीफ तो उनको इतना सा मिल जाएगा, क्योंकि ये तो अनप्रेसिडेंटेड इसलिए होगा ना रक्षान के आप एक मुजरम आए बाहर से, वो फिर जलसे भी करें, फिर जुलूस भी करें और उनकी जो है कन्विक्शन वो सुप्रीम कोर्ट से अपील भी हुई है वो, और वो अभी जो कल फैसला आया है उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली अपील का भी कोई उनका वो मामला नहीं है। सो चीज़ें जो हैं ऑन द फेस ऑफ इट तो डिफरेंट हैं आईनी और कानूनी तौर पे। पॉलिटिकली या प्रैग्मेटिक है, अमली तौर पे वो क्या होता है वो फिर इस मुल्क में जो है वो पहली और आखिरी दफ़ा तो नहीं होगा।
वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। और सर कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, बहुत से जो उनके मुखालिफिन है वो ये कहते हैं कि कल का जो फैसला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, वो डायरेक्टली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तो जो बेनिफिशरी हैं वो तो मियां शहबाज शरीफ है, जो जिस तरह से सूरत हाल है। अब वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम हुई है जिससे मुद्दत जो डिस्क्वालिफिकेशन की वो 5 साल है। अब 5 साल की मुद्दत का उसमें सवालात काफ़ी हैं। मेरे साहब उसमें ये सवाल है कि क्या वो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मौजूद है, जब तक वो रिव्यू नहीं होता तो वो भी एक हर्डल होगी। सदीक बलोच केस है जिसमें 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ है। अब जो इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम की गई है, क्या वो पीछे होने वाले रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीखों से उसका इतलाक होगा या नहीं होगा? तो क्या रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न कर सकता है? ये भी एक सवाल है। वैसे इलेक्शन कमीशन को सुना है मैंने, दिया है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो लेकिन ये मामला जो है इससे अगर इस तरह से किया जाएगा तो फिर ज़ाहिर इन फैसलों पे सवाल तो उठेंगे, उंगलियां तो उठेंगी जो अपना जिस तरीके से ये किया जाएगा। तो बेहतर तो यही है कि वो आए और जिस तरह से कानून कहता है वो वही करें, क्योंकि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी में जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ जो एक ऑलरेडी एक सेंटिमेंट है उसमें इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। तो सर यानी ये करेंगे वो आकर फिर अबूरी जमानत करवा लेंगे और फिर इलेक्शन कैंपेन अपने शुरू कर देंगे, तो फिर केसेस तो खत्म हो गए ना। केसेस का अगर वो सामना नहीं करेंगे तो कौम को किस तरह पता चलेगा? मीर साहब अगर मुकदमात खत्म ना होते तो मीर साहब तो वापस ना आते। तो वो तो पहले ज़ाहिर इंश्योर करके आए कि मुकदमात खत्म होंगे तो वो आएंगे। तो इस मुल्क में ज़ाहिर है जब प्रोसिक्यूटर्स बदल दिए जाते हैं, अरबों रुपए के केसेस हैं, पब्लिक मनी है, तो जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म लग गए, उसके बाद प्रोसिक्यूटर बदले और हर चीज़ जो है रिवर्स हो गई। तो हमारे मुल्क में जो आईन और कानून है उसकी अमलदारी तो नहीं है इन ट्रू सेंस। तो वो अब देखते हैं कि मुझे तो उम्मीद फ्रेंकली स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इस मुल्क में आईन और कानून के ऊपर अमल दरामद होगा। यहाँ पे फैसले जो हैं वो नजरिया ज़रूरत के तहत होते हैं, पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। ठीक है, फैसल चौधरी साहब माहिर कानून प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। नवीद साहब, जब समातें हो रही थी नवाज शरीफ पर बनाए गए मुकदमात की और फैसला उनके खिलाफ आया तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि अब सियासत उनकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। नून लीग ने उस वक्त जो बयानिया बनाया वो भी ये था कि हमारे साथ मुझे क्यों निकाला और हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। और उस वक्त तो ये लग रहा था कि शायद अब जो 5 में से 2 जज साहिबान ने नवाज शरीफ को जिस तरह से नाअहल करार दिया, फिर ताहयात नाअहल नवाज शरीफ हो चुके हैं, अब कभी सियासत में नहीं आएंगे। तो अब तमाम तर सर मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब नाअहली को किस तरह से वो डील करेंगे? सर देखें, हमारे मुल्क में कुछ भी मुमकिन है, ये तो इस बात से तो आप इत्तफाक करेंगे कि यही सूरत हाल कुछ अर्सा पहले जो है वो नवाज शरीफ जो है वो उनको वो फेस कर रहे थे और इसी तरह लग रहा था जैसे उनकी सियासत खत्म हो गई है और जो पीटीआई है वो थी इक़्तिदार में और ऑल एंड ऑल वही थे। लेकिन उसके बाद जो है अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। अब ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी है और पीडीएम की जमातें जो हैं वो ऑल इन ऑल है। फैसल साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ उनकी राय से इख्तलाफ करूंगा। देखें, जो कन्विक्शन हुई नवाज शरीफ को नीचे ट्रायल कोर्ट से, उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की जो कि ज़ेर समाअत है और अपील जो होती है वो कंटिन्यूशन होती है ट्रायल की, वो ट्रायल का तसलसल है। लिहाजा इस वक्त अभी ये कहना कि वो मुजरम हो चुके हैं या मुजरम है ये मुनासिब शायद नहीं है। उस वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट तक उनकी अपीलें खारिज हो जाएं और वो उनके पास कोई रेमेडी ना रहे, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि अब ये कन्विक्टेड आदमी है। लेकिन जब आप अपील दायर करते हैं और अपील ज़ेर समाअत होती है तो वो एक ट्रायल की कंटिन्यूशन होती है, तो वो तसलसल होता है ट्रायल का। लिहाजा वो उसको आप अभी मुल्ज़म ही कहेंगे, मुजरम नहीं कह सकते। एक चीज। दूसरा ये कि वो जो है वो इलेक्शन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका भी अगर वो जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 है अगर उसमें कोई फैसला होता तो शायद उसमें भी बेनिफिशियरी जो है जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन होते और ये जो
थोड़ा सा इबहम है इस वक्त, शायद वो दूर हो चुका होता। इस वक्त क्वेश्चन लोगों के जहनों में यही है कि शायद वो जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, चूंकि वो जो सेक्शन है वो गैर आईनी करार दे दिया गया, लिहाजा उनको फायदा नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद उनकी नाअहली 5 साली तस्वर होगी और उसका इतलाक भी रेस्ट्रोस्पेक्टिव ही होगा। अब बाद में अगर कोई ऐसी चीज आती है या इलेक्शन कमिश्नर वगैरह उनकी राय डिफरेंट होती है, तो फिर ये दोबारा क्वेश्चन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसा इशू है या ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मुकदमात की वजह से उनको फौरी तौर पे ही एयरपोर्ट पे तुरंत उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। ये नया कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा। देखें, प्रेसिडेंट पहले बहुत सारे हैं, कितने मुकदमात हैं जिनमें इस तरह के फैसले हाई कोर्ट के मौजूद हैं कि अगर कोई बाहर से फ्लाई करके आया, एयरपोर्ट से अदालत तक पहुंचने की इजाजत दी गई, फिर उस अदालत से रेलेवेंट अदालत तक पहुंचने की इजाजत दी गई, क्योंकि ये इसका ताल्लुक मैरिट से नहीं होता। ये हमारे एक कानून में एक रेमेडी हासिल है और उस पर किसी जगह पे भी ये नहीं लिखा कि ये कन्विक्टेड के लिए नहीं है या अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए है, किसी जगह ये शिक मौजूद नहीं है। जी सर। नवीद मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, पाकिस्तान में हम आइन और कानून की बात करते हैं और हम पाकिस्तान में बात करते हैं जमहूरियत की, हम पाकिस्तान में बात करते हैं मुआशी तरक्की की, सियासी इस्तेहकाम की, तालीम और तरबियत की, मुल्क को आगे लेकर किस तरह से चलना है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर तो वाकयातन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब वापस आकर इलेक्शन कैंपेन में दाखिल हो रहे हैं, फिर तो तमाम तर गिले शिकवे मुस्लिम लीग नवाज के दुरुस्त हैं कि उनको क्यों निकाला गया था, उनसे वजारत उज़्मा क्यों ली थी, उनको नाअहल क्यों करार दिया था। अगर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होती तो पाकिस्तान आज G20 ममालिक के फहरिस्त में होता, मुआशी तौर पर पाकिस्तान एक टाइगर बन चुका होता, सी पैक और बिजली के मंसूबे वगैरह वगैरह। अब सवाल यह है कि अगर इन 6 सालों में जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज, ये PDM दौर से पहले और नवाज शरीफ भी बाहर रहे, और मुस्लिम लीग नवाज पर जिस तरह से उनको मुकम्मल तौर पर करप्ट, चोर, नाअहल और मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाली सियासी जमात कहकर दीवार के साथ लगाया हुआ था, अब अगर बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर करके उनको सामने लाकर रख दिया है और वही आकर मुल्क में इलेक्शन कैंपेन करके फिर तो उनके तमाम तर गिले शिकवे दुरुस्त है। फिर आप उस निज़ाम को चलने देते और वो अपना टेन्योर पूरा करते और फिर पता चलता कि मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में मुल्क में काम हुआ है या नहीं हुआ। पाकिस्तान का वक्त ज़ाया हुआ है, लेकिन आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा, इसके लिए अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद हम आलमी मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे इस सेगमेंट में। आप जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तारीख की खौफनाक तरीन जंग जारी है। 6 अक्टूबर को शुरू होने वाले ये मामलात आज तकरीबन 7वें रोज़ में दाखिल हो चुके हैं और इसराइल की जानिब से अब फ़लस्तीनी सिविलियन आबादियों पर न सिर्फ बमबारी की जा रही है बल्कि ज़मीनी ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुंचे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने स्टेटमेंट दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। जो यूरोपियन क़ुव्वतें हैं, जो मगरबी ताकतें हैं, वो भी अलल ऐलान इस बात का दावा कर चुकी हैं कि वो इस मशरिक़ वस्ता की जंग में इसराइल की हामी भी हैं और इत्तेहादी भी हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 1300 इसराइली हलाक हो चुके हैं हमास के हमलों में, और दूसरी जानिब भी नुकसान पहुंचा है, वो भी शदीद नुकसान है। 800 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं इसराइली हमलों में। अब ये सूरत हाल जो है दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जंगबंदी कैसे होगी, सीज फायर कैसे होगा, और ये जो जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल अपने हमले रोकने की बजाय मजीद जंगी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, इसको कौन नुकेल डालेगा? क्या OIC जो मुस्लिम इत्तेहाद है वो इसमें अपना किरदार अदा करेगा, या मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अब खुलकर मैदान में सामने है? सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और मशरिक़ वस्ता पर एक्सपर्ट है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो आज की डेवलपमेंट है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वाली और अमरीकी सदर का जो स्टेटमेंट है,
आपको क्या लगता है इन तमाम तर स्टेटमेंट्स के बाद कि मामला अभी जल्दी रुकने वाला नहीं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जंग जो है वो मजीद जो है उसमें शिद्दत भी आ चुकी है, और अगर 3 एतबार से इसका मुख्तसरन जामिया अंदाज में जायजा लिया जाए, एक तो दफाई सूरत हाल ग्राउंड पे क्या है, दूसरा जो इंसानी सूरत हाल है, और तीसरा के बैन अल-अक़वामी सियासी और सिफारती मामलात। लेकिन दिफाई सूरत हाल, इस वक्त जंग की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1400 जो लेटेस्ट खबरें हैं उसमें 1400 से ज्यादा हलाकतें जो हैं वो इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसराइल के अंदर, और तकरीबन इतनी ही जो हैं वो शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं गजा स्ट्रिप में, जबकि 6000 से ज्यादा लोग जो हैं वो सर 850 रिपोर्ट हो रही हैं अपना फलस्तीनियों की, और 1300 से 1350 1400 इसराइली रिपोर्ट कर रहे हैं अखबार। जी, मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स दे रहा हूँ। तो जो जख्मी लोग हैं वो तकरीबन 6200 से ज्यादा हैं, और तकरीबन 10,000 के करीब इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। अच्छा, जो सबसे इसमें जो तकलीफदेह सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 3 लाख के करीब, अब से कोई 10 मिनट पहले तक की जो लेटेस्ट खबरें हैं, 3 लाख के करीब जो अफवाज हैं इसराइल ने उनके अपने रिजर्व फौज को तलब कर लिया है, और उनको डिप्लॉयमेंट का कह दिया गया है बिल्कुल गजा स्ट्रिप के साथ। और आपको सिर्फ एग्जांपल देते हुए कि गजा जो है वो बहुत छोटा सा इलाका है, जो इस्लामाबाद से अगर आप कंपेयर करें तो 1/3 इस्लामाबाद के बराबर इसका रकबा है, 365 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें आप देखें हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और तकरीबन 22-23 लाख लोग रहते हैं। तो इस पे अगर आप 6 दिन से मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, तकरीबन 1200-1300 बॉम्बिंग सॉर्टीज और मिशन उनके फ्लाइट कर चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हजार बिल्डिंग्स इतनी छोटी सी पट्टी में तबाह की जा सकती हैं। आप इंटेंसिटी का अंदाजा लगाएं तबाही का। और तकरीबन 3 लाख जो लोग बेघर हुए हैं, उनकी कोशिश है, देखिए गजा के सिर्फ 2 ही एग्जिट पॉइंट्स हैं, एक इसराइल की जानिब है और दूसरा मिस्र की जानिब है। लेकिन अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक मिस्र का जो एग्जिट पॉइंट है उसको खोला नहीं गया है, क्योंकि फ़लस्तीनी ये चाह रहे हैं कि अगर उनमें से जो लोग अब बेघर हो चुके हैं या जान बचा के निकलना चाहते हैं तो कोई उनको कुछ टेम्परेरी पनाह मिल सके, इजिप्ट के अंदर कोई पनाह गुज़ीन का कैंप बन जाए जहाँ पे फिर OIC या UN के सपोर्ट से उनके कुछ अरसे के लिए उनका ख्याल रखा जा सके। लेकिन अभी तक वो पॉइंट भी नहीं खोला गया है। तो ये एक बहुत सर अक़वाम मुत्तहिदा का इस पर जो स्टेटमेंट आया है उसको किस नजर से देखते हैं आप? बड़ा उन्होंने 50-50 बयान दे दिया है कि वहां पर भी जुल्म हो रहा है, यहां पर भी जुल्म हो रहा है, जंगबंदी होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर ना कोई इकदाम उठाया है और ना ही उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो क्लियर दिया है। देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा कोई हकीकत पसंदाना अंदाज में देखें तो कोई न्यूट्रल इदारा तो नहीं है। जो 5 बड़ी ताकतें हैं उनकी फंडिंग और जेर असर से ही वो चलता है, ये एक हकीकत है। दूसरी बात यह है कि टोनी ब्लिंकन साहब जो आज पहुंचे हैं अमरीकी वजीर खारजा इसराइल में, उनके बयान के आपने अल्फाज पे गौर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अमरीका के वजीर खारजा नहीं बल्कि एक यहूदी के तौर पे आज यहाँ पे आया हूँ, और हम हमास का, हम, उसने अमरीका की बात नहीं की, इसराइल की बात नहीं की, उसने कहा हम का लफ्ज इस्तेमाल किया। हम हमास का वही हशर करेंगे जो हमने ISIS का किया था, और जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है। तो अब आप एक अमेरिका का सरकारी पोजीशन ये देख रहे हैं कि वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके उसका कत्लेआम जो है मुकम्मल तौर पे वो जस्टिफाई करना चाहते हैं सियासी और सिफारती अंदाज में। तो ये पॉलिसी है इस वक्त अमेरिका की। तो उससे ये तवक्को करना कि वो सीज फायर की बात करेगा, वो बिल्कुल भी, जिससे मैंने पहले भी एक दफा गुजारिश की थी, ये गैर हकीकत पसंदाना तवक्को है। जो वाहिद आपको उम्मीद है वो रूस या चीन से हो सकती है, लेकिन वो भी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसराइल को मजबूर करें कि वो फौरी जंग बंदी करे और रिलीफ अलाउ करे और कोई ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन पॉसिबल हो सके। जो वाहिद ऑप्शन है वो ये है कि इजिप्ट के ऊपर UN सेक्रेटरी जनरल, OIC और मुस्लिम ममालिक जो बड़े लीडर्स हैं वो उनके ऊपर दबाव डालें, उनको कन्विंस करें कि वो इजिप्ट की जानिब जो उनकी क्रॉसिंग है गाजा की उसको खोल दें। टेम्परेरीली
जो लोग वहां से जान बचा के निकलना चाहते हैं उनको हाउस करें, और कोई खैमा बस्ती वगैरह लग जाए जिसमें चंद हफ्ते या माह वो अपनी जानें बचा सके, और जिसको मुसलमान OIC वगैरह रिलीफ वगैरह प्रोवाइड कर सके, फूड, राशन, पानी वगैरह। ये वाहिद ऑप्शन है जंग बंदी की। इस वक्त मैं समझता हूँ अमेरिका तो पूरी तरह हथियार प्रोवाइड कर रहा है, उनके जहाज उतर रहे हैं, उन्होंने अपना जदीद तरीन जो बहरी बेड़ा है ना, USS फोर्ड, जो जदीद तरीन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो बिल्कुल करीब लाके उन्होंने डिप्लॉय किया है कि कोई किसी किस्म की किसी और मुल्क से कोई फजाई सपोर्ट वगैरह किसी किस्म की ठीक ना है आ सर, सके। इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो मगरबी ताकतें हैं बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और ये यूरोपियन ममालिक, ये तो खड़े हो गए हैं इसराइल के हक में। अब अगर हम मुस्लिम स्टेट्स का मवाजना करें तो जिस तरह से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने आज टेलीफोनिक रब्ता किया सऊदी वली अहद से और तशवीश का इजहार किया है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के उन्होंने भी इस पर अपने वाजे रिमार्क्स दिए हैं। पाकिस्तान के जो वजीर आजम है निगरान अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनका स्टेटमेंट भी आज आ गया है और ये उनका तीसरा स्टेटमेंट है खुलकर जो उन्होंने कहा कि हम किसी तौर भी ये बर्दाश्त नहीं करते और एज अ स्टेट पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। टर्की की तरफ से भी और सऊदी और ईरान की तो हम पहले बात कर चुके, लेकिन सर प्रैक्टिकली क्या ये मुस्लिम ममालिक भी कोई इत्तेहाद और ब्लॉक बनाकर, खा वो OIC का प्लेटफॉर्म हो, फलस्तीनियों के साथ अमली तौर पर भी खड़े हो सकते हैं? देखें, तीन मामलात में हेल्प जो है वो मैटर करती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी मुस्लिम उम्मा के जो जज्बात हैं वो फलस्तीनियों के साथ हैं, वो दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन चूंकि इसराइल एक एटमी ताकत है तो कोई मुशरिक वस्ता का मुल्क जो है डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को ऑप्शन हकीकत पसंदाना अंदाज में हमदर्दी मुसलमानों और फलस्तीनियों के साथ रखने के बावजूद नहीं समझता। अलबत्ता देखें, शुमाल में जो लबनान की सरहद पे थोड़ी सी सिचुएशन कशीदा होती जा रही है और इसराइल और अमेरिका को भी यह एहतमाल है कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल होता है तो फिर सिचुएशन बदल सकती है, और क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है हमास के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, उसके हथियार भी बहुत ज्यादा है, उनका जंगी तजुर्बा और अफरादी कुव्वत भी बहुत ज्यादा है। तो अगर हिजबुल्लाह इस जंग में शरीक होता है तो फिर उसके नतीजे में इसराइल की ये मजबूरी होगी कि बड़े पैमाने पे जो अपनी फौजें हैं वो गजा से हटा के शुमाली सरहद पे लबनान की जानिब लगा तो होगा सर शरीक, आप क्या कहते हैं इस पर, इस जंग में? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आज जो 2 डेवलपमेंट्स और हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसराइल ने मिसाइल्स मारे थे और 2 जो बड़े एयरपोर्ट हैं शाम के, उनके ऊपर उन्होंने कोशिश की है कि उन एयरपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि अगर वहां से कोई कुमक वगैरह शाम से पहुंचती है तो उसको नाकाम बनाया जा सके। तो मुमकिन है कि उस सूरत में अगर कशीदगी में इजाफा शाम और लबनान की जानिब से होता है और उनके दरमियान भी झड़पें इसराइल के साथ शुरू होती हैं, तो फिर इसराइल के लिए मजबूरी बन जाएगी कि वो बड़े पैमाने पे अपनी फौजें गजा से हटा के लबनान और शाम की तरफ मूव करेगा, जिसके नतीजे में गजा के रहने वालों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकेगा। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और मशरिक़ वस्ता हमारे साथ मौजूद थे। जुल्म का ये सिलसिला जो अब फलस्तीनियों पर, निहत्ते और अनआर्म्ड सिविलियंस पर जारी है गुज़श्ता कई दिनों से, इसको रुकना चाहिए। आलमी ताकतें इसमें अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही, बहुत बड़ा सवालिया निशान। रुखसान मीर को प्रोग्राम न्यूज़ फीड से दें इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।